ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदी टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नरेला जोन से लगातार 2 बार चेयरमैन रहे और बख्तारपुर वार्ड से बीजेपी के धुरंधर निगम पार्षद सुनीत चौहान आज हमारे साथ हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए आपको लेकर चलते हैं सुनीत चौहान के साथ ही। सुनीत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। सुनीत जी, बात की जाए सबसे पहले आपके जोन की बात करते हैं। आप जोन के आपने 2 बार दायित्व संभाला, जोन के 2 बार चेयरमैन रहे। सबसे पहले उसी दायित्व की बात करें, क्या क्या चुनौतियां एमसीडी के कार्य के दौरान आपको वहां पर मिली, किन किन चुनौतियों से आप रूबरू हुए? दीपक जी, जोन का चेयरमैन बनने में सबसे बड़ी चुनौती थी। पार्टी ने मुझे नॉमिनेट एज ए कैंडिडेट चेयरमैन के लिए किया। उस समय हमारी पर्याप्त वोटें थी और पर्याप्त वोटों के नाते मैं चेयरमैन बन गया था। पर उस समय एक ऐसी घटना हुई, केजरीवाल जी ने 6 लोगों को नॉमिनेट मेंबर नरेला जोन में कर दिया, जो कि बिल्कुल संविधान के खिलाफ था। अब स्थिति ऐसी हुई कि 10 लोग आम आदमी पार्टी के और 10 लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो गए। एक बसपा से और एक वोटर हमारा निर्दलीय अर्चना के रूप में था। पार्टी ने कहा कि सुनीत, हमने आपको चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है, तो आपको जीत के आना है। बड़ी दुविधा थी दीपक जी। जो दूसरा कैंडिडेट था जय भगवान उपकार, वो डिप्टी चेयरमैन का आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी था और अर्चना एक निर्दलीय के रूप में कैंडिडेट थी। परिस्थिति ऐसी बनी कि जब हम उपकार जी से मिले और अर्चना जी से मिले, तो हमें ऐसा लगने लगा कि हम जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। उसी बीच अर्चना जी ने भी हां भर ली और उपकार जी की हां और ना रही। जब वोटिंग का समय आया तो एक वोट तो हमें मिल गई उपकार जी के रूप में, पर एक वोट अर्चना जी के रूप में जो हमारी बिल्कुल पक्की थी। वो विपरीत परिस्थितियों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो अर्चना जी बता सकती हैं या दिलीप जी बता सकते हैं, उनके हस्बैंड। वो वोट जो हमारी पक्की वोट थी वो नहीं मिल पाई और हम टाई पे चले गए। हम टाई पे चले गए तो टॉस हुआ, पर्ची निकली। जब पर्ची निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनीत चौहान के रूप में निकली और भारत माता की जय के नारे हमारे सभी निगम पार्षद भाइयों ने लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने, बाहर वाले लोग जब आए, मैंने पूछा कि तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं चेयरमैन बन गया? बोला, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जीतने में, जो हर चीज में भारत माता की जय के नारे लगा सकती है। जब भारत माता की जय के नारे लगे उसी समय हम समझ गए थे कि हमारा कैंडिडेट जीत चुका है और आप चेयरमैन बन चुके हैं। ये तो मेरा पहला सफर था दीपक जी। दूसरा, फिर हमने मेहनत की, जोन का चेयरमैन रहा 1 साल में, बड़ी मेहनत की, बड़े लोगों के काम किए। हमने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा था, उस रजिस्टर में समस्याएं लिखते थे, कोशिश करते थे उन समस्याओं का निवारण करने की। पर आज तक भी 13,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने हमें नहीं दिए, उसकी हमें बड़ी चिंता रही। और जो बजट, उसके एजुकेशन हेड का पैसा,
और सामुदायिक भवन हेड का पैसा, ये सारे पैसे पे रोक लगाने की जो केजरीवाल जी ने काम किया, ये बड़ा घिनौना काम किया। आज जब हम 5 साल के निगम पार्षद बने, 5 साल के नहीं, 2-2.5 साल तो कोरोना में ही चले गए। 2 साल हमने पूरी मेहनत की, जितनी हमारे पे रोड बन सकी हमने रोड बनवाई। 25 लाख रुपए का बजट हमें मिलता है। 25 लाख रुपए के बावजूद भी मैंने 2 साल लगभग एक सवा करोड़ रुपए का बजट प्राप्त किया। वो स्टैंडिंग कमेटी से किया हो, वो मेयर से किया हो, वो ही छोटा मोटा बजट हमारा लग पाया। एक तो अब आदेश जी के नेतृत्व में एक चीज तो तय हो गई थी कि बजट हमारा आना शुरू हो जाता, पर तो ये तो कोरोना काल ने गड़बड़ कर दी, नहीं तो कोई ना कोई उपाय हमारा आदेश जी ने निकाल दिया था और हमें बजट मिलने की बड़ी अच्छी संभावना हो गई थी और हम अच्छे काम कराने की स्थिति में हो गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो बजट लाने की स्कीम बनाई थी वो हमारी पास हो जाती, पर कोरोना काल के कारण वो पास नहीं हो पाई। सुनो जी, जोन की राजनीति से अब चलते हैं बख्तारपुर वार्ड में, जहां की जनता ने आपको अपना नुमाइंदा चुन के भेजा, वहां से निगम पार्षद का दायित्व आपको संभाला, उसके बाद आप चेयरमैन की तरफ गए। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, निगम के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल कभी भी बदल सकता है। तो सुनीत चौहान बख्तारपुर वार्ड की बात करें तो ऐसे कौन से काम हैं जो अब तक नहीं हुए थे, सुनीत चौहान ने आने के बाद करवाए, और जिन कामों के दम पर सुनीत चौहान दोबारा जनता को जाके फेस कर सकते हैं, उनके सामने जाके हक से वोट मांग सकते हैं? दीपक जी, काम की स्थिति तो ऐसी है कि जब मैं निगम पार्षद बना तो मेरे पे जितनी गली बनाई गई मैंने गली बनाई, वो किसी भी गांव की हो। और बजट के मामले में जो विधायक का बजट लग सकता था, विधायक ने मुझे बजट नहीं दिया। पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी। हमने एक 6 करोड़ की फाइल भी लगाई थी, हमने उसको लगा के देखा, आज भी मेरे पास वो फाइल है, नहीं दिया। मैंने अपने जेई से कहा कि आप एक बार विधायक जी से पूछ लो कि वो बजट देना चाहें तो दे दें, हम लगा देंगे, उसमें राजनीति क्या करती हैं, आप ही उद्घाटन कर लेना, मुझे उद्घाटन से भी लेना देना नहीं। परंतु नरेला में दिया, होलंबी में दिया, बाकनेर में दिया, अलीपुर में दिया, पता नहीं मेरा क्या द्वेष था कि वो पार्टी का बजट, अपने जो बजट है उसने नहीं दिया। सुनील जी, कोई ना कोई कसक एक मन में हमेशा रह जाती है नेता के कि मैं अपने इलाके में ये सबसे बढ़िया काम करना चाहता था परंतु नहीं कर पाया। ऐसा कौन सा काम है जो अगर दोबारा मौका मिलता है तो आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले आप उसको करना चाहेंगे? भाई साहब, मैं 2 काम करना चाहता था। एक तो मैं अपने बख्तावरपुर में कम्युनिटी सेंटर की जगह थी, उसका मैं बजट ले आया 50 लाख का, मेरे पास फाइल है, कोई अगर कहेगा तो मैं फाइल भी दिखाऊंगा। उसका मैं बजट भी ले आया, उसको प्लान हेड का पैसा उसमें लगता था, मैंने आपको पहले भी बताया, पर उसने उस बजट को, प्लान हेड के पैसे को नहीं दिया। दूसरा, ताजपुर गांव में एक हमारी लैंड है स्कूल की, उसमें हम एक अच्छे स्केल पे, क्योंकि ताजपुर गांव से पहलवान बहुत निकलते, बड़े खिलाड़ी हैं, एक खेल परिसर हम उसमें बनाना चाहते थे, वो नहीं बनवा पाए। हम पार्क अच्छे अच्छे बनाना चाहते थे, हालांकि हमने एक तिगीपुर में बहुत सुंदर पार्क अभी कभी देखना चाहें तो हमने इसको डेवलप किया है। एक अम्बेडकर पार्क हमने बख्तारपुर में डेवलप किया है। सिंघू में भी हम एक बहुत बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं। ये काम हम करना चाहते थे, पर उस काम को नहीं करवा पाए। हम आने वाले समय में वो किसी भी तरीके से कैसे भी इस काम को जरूर कराएंगे। सुनो जी, गत जो कुछ चुनाव गए हैं, चाहे वो पंचायत के रहे हों, चाहे निगम के रहे हों, चाहे विधानसभा के रहे हों, काम से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रयोग वहाँ पर किया गया। उनके नाम की नैया के सहारे लोगों की नैया पार हुई है। तो सुनीत चौहान जब अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो क्या अपने काम के दम पर जाना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर जाना चाहेंगे? भैया, नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जब कोई बाप होता है और कोई आदमी कार्ड देने जाता है तो किसके नाम पे देगा?
अगर किसी का फादर जिंदा है तो पिताजी के नाम पे देगा। जब पिताजी कोई गलती करता है तो उसको बेटे को भी भुगतनी पड़ती है, और जब पिताजी कोई अच्छा काम करता है तो बेटे को भी उसका लाभ मिलता है। इन छोटी सी दो बातों से मुझे लगता है कि आपकी जो प्रश्न थे उनका जवाब मिल गया होगा। हम दोनों चीज़ों से जाएंगे, हम अपने व्यवहार से जाएंगे, अपने काम से जाएंगे। और मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं दीपक जी जिसको मैंने कभी व्याख्यान भी नहीं किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। मैंने पहले दिन से ही 2 ट्रैक्टर लगाए। हमारी एक पालनहार संस्था है, हम 30-32 लोग हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं उसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार हम इकट्ठा कर लेते हैं, 15-15 20-20 हज़ार हम इकट्ठा कर लेते हैं। उस इकट्ठा सारे 30, अब तो काफ़ी 50-60 लोग बन गए हैं उसमें। 2 ट्रैक्टर, हमारे यहाँ कूड़ा उठाने की बड़ी दिक्कत थी। 18 गाँव है मेरे से, और 3 ऑटो टिपर, और 3 ऑटो टिपर भी मैं आपको बताऊं कि हालत बीमारी की स्थिति नहीं थी। कभी खराब हो गया, कभी ठीक हो गया, पर फिर भी काम कर ही रहे थे वो। हमने 2 ट्रैक्टर चलाए। मैंने आज तक प्रचार नहीं किया और मैंने आज तक कहा भी नहीं कहीं। आपने किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लेना, किसी अखबार में देख लेना, मैंने नहीं कहा। हमारे पालनहार संस्था द्वारा 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं। 2 ट्रैक्टर को चलाने के लिए खर्चा भी आता है, वो संस्था वहन करती है। और घर घर से कूड़े उठाने का काम अगर पूरी दिल्ली में किसी ने किया तो बख्तियारपुर वार्ड में हमने किया। दूसरा, कोरोना काल की आप बात कर लें दीपक जी, हमने कोरोना काल में भी बड़ी लोगों की मदद की है। और मदद ऐसी, जब कोई किसी को 1 ऑक्सीमीटर देता था तो उसके 50 फोटो खींच लेता था। हमने ऑक्सीमीटर का काम, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का काम, ऑक्सीजन मास्क का काम, फ्लोमीटर, स्पायरोमीटर, और जो भाप लेने की मशीन होती है उसको भी क्या बोलते हैं, नेबुलाइजर नहीं, वो जो भाप लेते हैं, स्टीमर, मतलब ऐसे लोगों को सिलेंडर दिलाने का काम, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने का काम, मेडिसिन अवेलेबल कराने का काम मैंने बड़ा किया। हमारे लाला जी मदन गुप्ता जी, भाई कृष्ण दादा, भाई रजनीश खत्री, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े धन से भी बड़ी मदद की। कई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि आप मेडिसिन कितनी भी बांटे मैं दूंगा। मैं मदन गुप्ता जी को नहीं बोल सकता। तो हमने ऐसा काम किया और एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। अगर हमने 1 ऑक्सीमीटर आपको दिया तो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चला मैंने ऑक्सीमीटर दिया, क्योंकि इंसानियत के नाते ये नहीं करना चाहिए था कि भी हम फोटो खिंचवा के डालें जी मैंने दीपक जी को 1 ऑक्सीमीटर दिया है। उस समय कई हज़ार रुपए के ऑक्सीमीटर हुआ करते थे, आज तो 200, 250, 300 रुपए में मिल जाता है। हमने ये काम किया। अब मानवता की बात करें तो आप एक दिन पूछ रहे थे कि आपके पास एक ड्राइवर रहता है, वो ड्राइवर नहीं दिखाई देता। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो ड्राइवर मेरे सामने बेचारा हार्ट अटैक हो गया उसको, ललित उसका नाम था। तो मैंने जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि तनख्वाह तो इतनी हम दे नहीं पाते कि लोग उससे जोड़ के मकान बना ले, शादी कर ले। मैंने उनको कहा उस समय, आज से 10 साल 12 साल पहले वो मेरे साथ जुड़ा था, कि आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आज भी याद आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दीपक भाई, आज पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। आज उसको 2 साल हो गए, पर जो उसकी तनख्वाह का 70% हिस्सा, जो उसको तनख्वाह उस समय मिलती थी 70-80%, हर महीने उसके घर पे पहुंच जाता है। मैंने अपने सारे कर्मचारी जितने भी मेरे हैं उनको आज भी ये कह रखी है कि आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुनील चौहान की है। मेरा भाई विनीत है, हम सब एक साझे में काम करते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। वो बड़ी मदद करता है मेरी, बड़ा प्यार देता है। तो ये सब ये मिलजुल के काम करने का है। और कोरोना काल में जो हमने मदद की, सब लोगों ने मदद करनी चाहिए। मोदी जी ने कोरोना काल में ऐसा काम किया, योगी जी ने कोरोना काल में ऐसा काम किया, वो कोई भूल नहीं सकता।
श्रम कार्ड बनाने की काम हो, आज हमने अपने ऑफिस पे 1500 से ज्यादा श्रम कार्ड बनवाए। लोन दिलवाने की काम हो, मोदी जी का 10,000 वाला लोन था, उसको सबसे ज्यादा लोन दिलवाने का काम किया। मेहंदी के बड़े बड़े प्रोग्राम हमने किए, आपने भी देखा होगा, अखबारों में भी वो काफी चर्चित रहा था। 3-3 हजार लोगों को मेहंदी लगवाने का काम किया, तो वो हमने किया। टीचर्स डे पे जब लोग सोचते ही नहीं थे कि टीचर्स डे पे प्रोग्राम करते, सरकारी प्रोग्राम आपने देखे होंगे, पर टीचर्स डे पे अपने पूरे वार्ड के 600-700 टीचर को इकट्ठे करके और सम्मानित करने का काम किया, तो हमने किया। दिवाली पर जो अपने सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया, तो वो हमने किया। तो दीपक जी, काफी काम ऐसे हैं जो मुझे याद भी नहीं है और हमने किए हैं, वो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा। सूरज जी, आपका जो वार्ड है, सबसे ज़्यादा गांव आपके इलाके में कवर किए जाते हैं, तो गांव की राजनीति बड़ी एक पगड़ी की राजनीति और बड़ी सोची समझी राजनीति मानी जाती है। जो दूसरे एरिया हैं जहाँ पे जे कॉलोनियाँ जुड़ जाती हैं या दूसरा शहरीकरण हो जाता है, वहाँ की राजनीति एक अलग तरह की होती है। गांव में एक मुख्य भूमिका की होती है कि गांव का फ्लो एक तरफ हो गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो आने वाला जो चुनाव है, गांव की तरफ से कितना समर्थन आप मानते हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अगर आप मानते हैं तो किस पार्टी से या किस व्यक्ति को बड़ी चुनौती मानते हैं? देखो, गांव में अगर आप समर्थन की बात करते हैं, मेरे पूरे वार्ड में गांव ही हैं, छोटी छोटी कई कॉलोनियां भी हैं, पर गांव वालों को पता है कि अगर कोरोना काल में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम किसी ने किया, पूरे, मैं भारतवर्ष की भी बात कर सकता हूं, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। मैं नड्डा जी के पास गया था और नड्डा जी ने कहा कि गांव में वैक्सीन नहीं लग रही है, तो मैंने बताया था कि जब लोगों की 20-20, 30-30 वैक्सीन नहीं लगती थी, हम 300-300 वैक्सीन लगाते थे। हम 300-300 वैक्सीन लगा देते। हम डेली 200 से 300 फोन मैं करता था, 200 से 200 फोन मेरा स्टाफ करता था, जब 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे। पहले वैक्सीन लगवाना, उसके बाद उनसे पूछना कि भैया आपको वैक्सीन लगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जब दूसरी वैक्सीन लगाने का समय आता था तो उनसे पूछना, भैया आपने वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवा ली, नहीं लगवाई तो आपकी डेट आ गई है, आप वैक्सीन लगवा लो। तो ये काम किया तो बख्तियारपुर वार्ड में हमने किया, और इसका आशीर्वाद भी जेपी नड्डा जी ने हमें दिया। मैंने फोटो भी डाली थी फेसबुक पे, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आपने वैक्सीनेशन का जो बख्तियारपुर वार्ड में ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है वो सराहनीय है। तो मैं तो इन्हीं कामों से जनता में जाएंगे। मैं डेली 100-150 लोगों से बात करता हूं, मैं डेली कहीं ना कहीं पे जाता हूं। मेरे बारे में कोई भी आपको व्यक्ति ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि उसने व्यवहार कुशलता नहीं दिखाई। तो इन्हीं कामों के, और आपने कहा कि भी आप मोदी जी के जो नाम पे जाएंगे या काम पे जाएंगे, वो तो मैंने आपको पहले ही उत्तर दे दिया है। मोदी जी हमारे संरक्षक हैं, उनके नाम के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है। सुनीत चौहान का एक चेहरा, एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में, एक जिम्मेदार निगम पार्षद के रूप में, एक जिम्मेदार जोन चेयरमैन के रूप में सबने देखा है, पर एक छिपा हुआ चेहरा भी है, एक गायक का, जिसके बारे में शायद सब लोग नहीं जानते होंगे। तो सुनीत चौहान के उस चेहरे के बारे में मेरा आखिरी सवाल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कुछ लाइनें हम सुनना भी चाहेंगे उसमें। दीपक भाई, आपने ना मेरी मन की बात छीन ली। मैं बाथरूम सिंगर लगा ले, पर मुझे गाने का शौक है। जब हम सब घूमने जाते हैं, हम 4-5 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें कृष्ण दादा, मदन गुप्ता जी, रजनीश खत्री जी, मुकेश वर्मा जी, हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप। हम लगभग कभी ना कभी धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, माता वैष्णो देवी हो, माँ गंगा हो, बालाजी महाराज हो, वृंदावन हो, बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो हम गाते गूते ऐसे चले जाते हैं। अगर आपने कहा है तो मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। बहुत बढ़िया सुनीत जी। तो ये हमारे साथ थे सुनीत चौहान, जिनकी जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं से आज हमने आपको वाकिफ कराया। जल्द ही मिलेंगे नए चेहरे, नई शख्सियत और नई बात के साथ। जुड़े रहिए नवदीप टुडे के साथ।